Assalamu alaikum, dear students. How are you? This is Alizan from University of Education, Loimal Campus, Lahore. I'm here to teach you the subject Research Methodology in Fine Arts, and today is the seventh lecture of this subject. And our today's topic is a sample thesis of graphic design. तो आज के लेक्चर में हमने एक सैम्पल थीसिस की बात करनी है जो ग्राफिक डिजाइन की फील्ड के एक स्टूडेंट का है। तो हम उस थीसिस के मेन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और उस थीसिस में जितनी भी इंफॉर्मेशंस शेयर की गई हैं वो किस तरीके से शेयर की गई हैं और थीसिस राइटिंग का जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर उन सारी इंफॉर्मेशंस की अरेंजमेंट कैसे की गई है और सारे डेटा को कंपाइल कैसे किया गया है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे और एक ऑफिशियल तरीके से एक राइट मेथड जो है वो राइटिंग का क्या है, उसमें कौन से पेजेस कहाँ पे आने चाहिए और टेबल ऑफ कंटेंट्स वगैरह कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में इस थीसिस को एज अ रेफरेंस देखते हुए डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं थीसिस की एक्सप्लोरेशन की तरफ। जैसे ये एक थीसिस है, ये हमारे पास पड़ा हुआ है, इसको हम एज अ सैंपल या एग्जांपल अपने सामने रखते हैं और इसके बारे में हम देखेंगे कि इसके अंदर इसने एक टॉपिक जो इसने चूज किया है उसको कैसे एड्रेस किया है और अपने पूरे डॉक्यूमेंट को कंपाइल कैसे किया है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो इसका थीसिस का टाइटल है वो इमोशनल रिस्पॉन्स टू टाइपोग्राफी है और द रोल ऑफ टाइपोग्राफिक वेरिएशंस इन इमोशनल रिस्पॉन्स टू एडवर्टाइजिंग। इसका जो है वो एक रिसर्च क्वेश्चन है या रिसर्च प्रपोजल है। ठीक है, और यहाँ पे उसने लिखा है कि थीसिस जिसको प्रेजेंट किया है, जो उसकी यूनिवर्सिटी थी या जो उसके थीसिस एडवाइजर्स थे, उसको उसने यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, और ये उसके कवर पेज है ये उसका। और नेक्स्ट जो होगा वो आप यहाँ पे एक पेज डेडिकेशन का डाल सकते हैं। डेडिकेशन जो है वो 4 से 5 लाइंस का भी हो सकता है और 1 लाइन का भी हो सकता है और सिंपल कुछ वर्ड्स पे भी कंपाइल कर सकता है। लाइक द स्टूडेंट जिसने ये थीसिस डिजाइन किया है, ही इज गोइंग टू डेडिकेट दिस थीसिस टू हिज फैमिली, तो उसने यहाँ पे टू माय फैमिली लिख दिया। और डेडिकेशन के लिए हेडिंग देना या ना देना कोई इम्पोर्टेंट चीज नहीं है। यू कैन राइट योर डेडिकेशन इन 4 to 5 लाइंस बाय गिविंग द हेडिंग ऑफ डेडिकेटेड टू या डेडिकेशन। और अगर वो आप हेडिंग नहीं भी देते तो इट्स ओके, इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर हम आते हैं एक्नॉलेजमेंट की तरफ। उस एक्नॉलेजमेंट आपने ज़रूर लिखना होता है और एक्नॉलेजमेंट में जो है वो चीज़ें मेंशन करनी होती हैं कि जिसमें आपके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में या आपके प्रोजेक्ट में आपकी हेल्प करने में जिन लोगों ने आपका साथ दिया, तो इसके अंदर आपके जो स्पॉन्सर्स होते हैं, अगर किसी एजेंसी ने या किसी कंपनी ने आपके काम को स्पॉन्सर किया है तो यू कैन ऑल्सो से थैंक्स टू देम इन योर एक्नॉलेजमेंट। और अगर आपके किसी सीनियर टीचर ने या किसी भी टीचर ने आपकी हेल्प की है आपके थीसिस को अच्छे तरीके से कंप्लीट करने में, तो आप उस टीचर का भी आप नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। या अगर आपके पेरेंट्स ने आपको इसमें सपोर्ट किया है तो एक्नॉलेजमेंट में आप उनको भी मेंशन कर सकते हैं या आप अपने क्लास फेलोज को भी मेंशन कर सकते हैं। तो जिसने आपके थीसिस में आपकी हेल्प की है, जिस तरह से भी हेल्प की है, आप एक्नॉलेजमेंट में उनको एक्नॉलेज करते हैं, तो यही जो पार्ट होता है वो एक्नॉलेजमेंट कहलाता है। ठीक है, तो लाइक जिस तरह से इस स्टूडेंट ने एक्नॉलेजमेंट में लिखा है कि देयर आर मेनी इंडिविजुअल्स टू एक्नॉलेज for their help throughout this thesis process. First, I would like to thank my thesis committee, जो उसके टीचर्स वगैरह थे या जो थीसिस एडवाइजर्स थे, उनका उसने थैंक्स बोला। नेक्स्ट, आई हैव टू थैंक माय अमेजिंग फैमिली,
उसमें अपने फैमिली मेंबर्स को कर रहे थे, जिसने उनको इनकरेज किया या थीसिस को या अपनी स्टडी को कंप्लीट करने में उसकी हेल्प की। और नेक्स्ट स्पेशल थैंक्स आल्सो गो टू माय फ्रेंड Keely Hope for all of her editing assistance and all around moral support। तो ये उसकी थीसिस का डॉक्यूमेंट कंपाइल करने में उसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी हो सकती हैं या कुछ भी हो सकता है, तो उसमें किसी ने उसकी हेल्प की तो उसको उसने मेंशन किया। Additionally, I want to thank Dr. Betsy सॉरी इंटरनेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था। खैर तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट पे थे हम, और फिर विदाउट डॉक्टर पेरमैन आई वुड still be staring at the computer screen. Special thanks go to my former classmates and tutors at the Edinburgh College of Art for the slightly unhealthy typography and graphic design fascination. Finally, thanks to Max या जो भी उसका जो है, उन्होंने उसको एक्नॉलेज कर लिया। तो आपको ये इसका एक्नॉलेजमेंट पढ़ने के बाद कंप्लीट मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी कि एक्नॉलेजमेंट क्या होता है एंड हाउ यू आर गोइंग टू राइट योर ओन एक्नॉलेजमेंट फॉर योर थीसिस डॉक्यूमेंट। ठीक है। फिर ये डेडिकेशन और एक्नॉलेजमेंट के बाद अमूमन एक पेज खाली छोड़ा जाता है, जो कि इसने नहीं छोड़ा, लेकिन आप जो है वो एक पेज खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो मेंशन करने होते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट वो चीज़ें होती हैं कि आपने जो जो चीज़ें अपने थीसिस के अंदर चैप्टर वाइज जिन चीज़ों को डिवाइड किया है या जो मेन पार्ट्स हैं आपके इसके थीसिस के, तो वो कौन कौन से पेजेस पे उनकी डिटेल्स दी गई हैं, पेज नंबर्स पे उनकी कौन सी डिटेल्स दी गई हैं। तो ये वर्ड में आप इजीली टेबल ऑफ अपना पूरा पहले वर्क कंपाइल करें हेडिंग्स के साथ और सब हेडिंग्स के साथ और मेन हेडिंग्स जो चैप्टर के टाइटल्स होते हैं उनके साथ, और एट द एंड आप टेबल ऑफ कंटेंट को जैसे ही अप्लाई करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट की कमांड को, वो मेन हेडिंग्स और सब हेडिंग्स की जितनी भी चीजें होंगी वो उनके पेज नंबर्स के अकॉर्डिंग आपको सेट करके दे देगा। तो जिस तरह से अभी इसने टेबल ऑफ कंटेंट में एक्नॉलेजमेंट ऊपर गुजर गया है, वो पेज नंबर 4 पे था। लिस्ट ऑफ टेबल्स पेज नंबर 8 पे है। लिस्ट ऑफ फिगर्स या एब्स्ट्रैक्ट वगैरह ये सारी चीजें अब आगे आगे किस तरह से आती हैं उनको हम देखते हैं। जो लिस्ट ऑफ टेबल्स होते हैं वो आपके कुछ कैलकुलेशंस वगैरह भी हो सकती हैं या कुछ इस तरह की चीजें हो सकती हैं जो ग्राफ वगैरह होते हैं। या लिस्ट ऑफ फिगर्स जो हैं जो पिक्चर्स वगैरह जो आपने पूरे डॉक्यूमेंट में यूज की हैं, तो उन पिक्चर्स की एक पूरी लिस्ट आप बनाते हैं कि कौन कौन से पेज पे कौन कौन सी पिक्चर आपने दी है। ठीक है। ये सारा टेबल ऑफ कंटेंट हमारा खत्म हो गया। एंड पे बायोग्राफिकल स्केच का या लिस्ट ऑफ रेफरेंस का या बिब्लियोग्राफिक या अपेंडिसेस वगैरह जो होती हैं वो भी आप टेबल ऑफ कंटेंट पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। ये लिस्ट ऑफ टेबल्स है और ये लिस्ट ऑफ फिगर्स है। इस तरह से ये लिस्ट ऑफ टेबल्स या लिस्ट ऑफ फिगर्स भी टेबल ऑफ कंटेंट की तरह एक अलग से पेज आराम से बन जाता है। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास और भी काफ़ी चीज़ें हैं। जिस तरह से एब्स्ट्रैक्ट ऑफ थीसिस है, एब्स्ट्रैक्ट के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, कि आपके जिसका एक हल्का सा ओवरव्यू होता है आपके थीसिस के बारे में, या उसको हम पेशलफ्स भी कह सकते हैं कि इस काम के करने की वजह या कुछ इस तरह की चीज़ होती है वो आप इसमें लिख सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे ये वो खुद भी आप लिख सकते हैं या किसी और भी बंदे से जैसे किसी सीनियर या किसी एक्सपर्ट बंदे से भी आप अपना डॉक्यूमेंट का एब्स्ट्रैक्ट लिखवा सकते हैं। जिस तरह से टाइपोग्राफी इज वन एलिमेंट दैट ग्राफिक डिजाइनर्स consider when creating advertisement and other documents. Designers have long held the notion that typefaces can be used to elicit an emotionless response. This study tested this notion by measuring the participants' emotional responses to typeface variations in an ad using a within subject's design. Looking at attractive responses was used to test emotions। ये उसके डिफरेंट टाइपोग्राफी की जो
समझ लें कि कुछ कंपनीज हैं या कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो इसके चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो उसके रेफरेंसेस भी उसने यहाँ पे दिए। बहरहाल एब्स्ट्रैक्ट में यही होता है कि आपने अपने थीसिस का जो इम्पोर्टेंस होती है, आपके टॉपिक की जो इम्पोर्टेंस होती है, वो थोड़ी सी एक्सप्लेन करनी होती है आपने, ठीक है। फिर जैसे ये चैप्टर 1 शुरू होता है कि टाइपोग्राफी एंड इमोशंस, ये उसका इंट्रोडक्शन शुरू हो गया है कि उसने अपने थीसिस के बारे में इंट्रोडक्शन दिया पूरा कि ग्राफिक डिजाइन इज अ वर्चुअल पार्ट ऑफ आवर वर्ल्ड कम्युनिकेटिंग a variety of messages, some of which communicate direction, feelings और emotions। मतलब इसने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। अगर आप इसके थीसिस को सारे को पढ़ो तो आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन भी मिल सकती हैं इसके अंदर से। Typography is one element of graphic design that contribute to the overall aesthetic of visual communication। यहाँ पे उसने उसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर बात की है कि टाइपोग्राफी किस तरह से होती है। Typography is considered to be the crucial element of graphic design। जिस तरह से 2002 से ये स्टार्ट हुआ है टाइपोग्राफी, अकॉर्डिंग टू मायने 2004 is the arrangement of letters and the words that convey information and meaning। ये उसकी इन लोगों की तरफ से जो डेफिनेशन प्रपोज की गई है वो उसने यहाँ पे मेंशन की है। मीन्स कि आप इसके ऊपर टाइपोग्राफी के हवाले से जितनी इंफॉर्मेशन वगैरह जो कुछ हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी होती हैं। और आपने उसका अपने थीसिस का जो इंट्रोडक्शन है वो इस तरह से लिखना होता है कि भी उसकी जिस तरह से हमने पहले डिस्कस किया था कि उसकी इम्पोर्टेंस या उसकी वैल्यू जो है वो आपके रीडर को रियलाइज हो। फर्दर मोर टाइप कैन बी यूटिलाइज्ड टू सेट अ मूड और स्ट्रक्चर, promote readability and navigation, give clues about the nature of the document। तो मीन्स यहाँ पे ये चीज साबित हो रही है कि टाइपोग्राफी के बारे में वो बता रहे हैं कि ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस तरह का आपका डॉक्यूमेंट होगा उसके अंदर उसी तरह का फॉन्ट स्टाइल या उसी तरह की टाइपफेस यूज की जाएगी, जो कि आपके डॉक्यूमेंट के हवाले से आपको काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जिस टाइप की ब्रांडिंग है या जिस टाइप का डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से उसी टाइप का आपको वो यूज करना चाहिए, टाइपफेस या फॉन्ट वगैरह। तो ये वही इम्पोर्टेंस उसने यहाँ पे एक्सप्लेन की है अपने थीसिस के इंट्रोडक्शन में। Typefaces can communicate more than the apparent written meaning। यानी कि सिंपल मीनिंग्स जो होते हैं, जो आपने अल्फाज यूज किए हैं, उनका तो अपना एक मीनिंग होता ही होता है, लेकिन आपके जो लिखने का स्टाइल है वो भी उसकी मीनिंग के साथ जरूर जाता है। जिस तरह से आप अगर कोई फैशन या ब्यूटी या डेकोरेशन वगैरह से रिलेटेड कोई ब्रांड के बारे में कुछ चीज लिख रहे हैं तो उसके लिए आपको फॉन्ट स्टाइल भी डेकोरेटिव या ब्यूटी से रिलेटेड या स्टाइलिश किस्म का फॉन्ट यूज करना चाहिए। और अगर आप किसी हॉरर स्टोरी के बारे में कुछ चीज लिख रहे हैं तो उसका टाइटल वगैरह जो होगा उसके ऊपर जो भी फॉन्ट स्टाइल या टेक्स्ट यूज किया जाएगा वो हॉरर टाइप की फील देना चाहिए। तो यही चीज यहाँ पे उसने समझाने की कोशिश की है कि टाइपोग्राफी किस तरह से आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग के फील्ड में इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे उसने एक मेंशन किया है कि द वे a message is dressed is going to define our reaction to that message in advertising। So if it says buy these jeans and it is a grunge font, you would expect it to be some kind of ripped jeans or to be sold in some kind of underground clothing store। मीन्स के वो यहाँ पे वही चीज बताने की कोशिश कर रहा है कि जिस तरह का आपका फॉन्ट स्टाइल होगा ब्रांड की लुक एंड फील या इंप्रेशन भी ऑडियंस के दिमाग में उसी तरह का जाएगा। नेक्स्ट जो है वो टाइपोग्राफी इन ब्रांडिंग के बारे में बात कर रहा है। तो हल्का हल्का मैं इन सारी चीजों को इसलिए पढ़ रहा हूँ कि थोड़ा बहुत आपको समझ भी आए कि वो किस तरह का राइटिंग स्टाइल उसने यूज किया है और ग्राफिक डिजाइनिंग में टाइपोग्राफी की इन्वॉल्वमेंट कितनी है, तो उसने कितनी डिटेल में जाके उस इन्वॉल्वमेंट को डिस्क्राइब किया है, ताकि आपको भी ये समझ लगे कि जब आप अपने थीसिस का इंट्रोडक्शन दे रहे हो, अपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन दे रहे हो, तो आपकी भी इस लेवल की ग्रिप होनी चाहिए अपने टॉपिक के ऊपर। खैर, typography is one aspect of overall decision of advertising and marketing strategy। Business face many branding challenges, including difficulty in developing a logo that is an official visual representation of a brand and name, intrinsic to all identity program। ये ग्राफिक डिजाइनिंग में जो लोगो यूज होता है, लोगो के अंदर भी फॉन्ट स्टाइल यूज होता है। तो लोगो जिस तरह से आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसके अंदर यूज होने वाला फॉन्ट या टेक्स्ट भी आपके ब्रांड को उसी तरह से रिप्रेजेंट करना चाहिए।
Typographic elements often play a vital role in developing a memorable company logo. The typeface has a particular voice that speaks for all of the elements of the brand. ठीक है, ये जिस तरह से ब्रांडिंग में टाइपोग्राफी की क्या इंपॉर्टेंस है, इन सारी स्टेटमेंट्स की मदद से हमें वो सारे इंपॉर्टेंस को रियलाइज करवाने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि ये यहाँ पे ये भी लिखा है कि यू कैन रिकॉग्नाइज एनी मार्लबोरो एड फ्रॉम माइल्स अवे बिकॉज ऑफ दैट टाइपफेस। तो ये टाइपफेस की या टाइपोग्राफी की इम्पोर्टेंस है कि वो उसका एक ब्रांड बन गया हुआ है। जैसे मार्लबोरो लिखा हुआ है कहीं पे भी तो आप दूर से ही समझ जाओगे कि ये मार्लबोरो लिखा हुआ है, क्योंकि वो उसी का एक टिपिकल स्टाइल है लिखने का। और बेशक आपने पूरे उसके स्पेलिंग नहीं भी पढ़े, हो सकता है कि शायद उसने कुछ और ही लिख दिया हो, लेकिन आप जस्ट शुरू का 1 या 2 लेटर देखने के बाद ही ये समझ जाओगे कि ये मार्लबोरो ही लिखा होगा, क्योंकि वो आपके दिमाग में उसकी स्टोरेज हो चुकी हुई है। इसी तरह जैसे कोको कोला लिखा होता है तो वो कोको कोला उसकी ब्रांड की एक आइडेंटिटी बन गई हुई है, उस तरह का फ़ॉन्ट स्टाइल। तो जब आप दूर से ही कोको कोला लिखा हुआ कहीं पे भी नज़र आएगा तो आपने जस्ट पूरा पढ़ना भी नहीं है, आप ऑलरेडी समझ जाओगे कि ये कोको कोला ही लिखा हुआ है, क्योंकि वो उसके साथ एसोसिएटेड है। ठीक है? एलिसिटिंग इमोशन विद टाइपोग्राफी, ये सारी चीज़ें और मज़ीद एक्सप्लेन करी जा रहा है। स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। हाँ, ये इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें उसने क्या किया कि आपकी जो इम्पोर्टेंस है रिसर्च की या इसके ऊपर काम करने की इम्पोर्टेंस है वो क्या है, और इस खास टॉपिक के ऊपर वो क्यों काम करने जा रहा है। और यही चीज़ आपके अपने टॉपिक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपने अपने टॉपिक की इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन करना होता है, ताकि रीडर को ये लगे कि वाकई ही ये काम करने के काबिल था और इसके ऊपर काम करने का स्कोप काफ़ी ज़्यादा था। Even though graphic design practitioners subscribe to the idea that typeface can elicit emotion, the typographic research has focused on readability, legibility, comprehensive personality, memorability, and branding. ठीक है? So while emotional studies have looked at the topics like attitude toward advertisement, emotional response, uh, typologies, and studies measuring emotional responses through non-verbal mechanism. None have looked at emotional responses to the typeface in advertisement. Therefore, the present study explores consumers' emotional response to the typography. तो ये उसने कुछ ऐसी रेफरेंसेस दिए हैं जहाँ पे उसने कहा है कि यहाँ पे टाइपोग्राफी का जो इमोशनल इम्पैक्ट होता है व्यूअर के दिमाग पे, तो इन जगहों के ऊपर इन चीज़ों के ऊपर वो चीज़ जो है वो नज़र में नहीं रखी गई है। तो वो इस ये जो डिज़ाइनर है या जो ये थीसिस कर रहा है, ये उन सारी चीज़ों को दोबारा से रीडिज़ाइन करेगा, ताकि उनके ब्रांड का जो नेम है या जो उनका टाइपफेस है उसके अंदर उनके ब्रांड के अकॉर्डिंग इमोशंस भी ऐड हों, और जिस तरह की ब्रांड की लुक एंड फील है उसके लिए वो उसी तरह का टाइपफेस यूज करें। ओवरव्यू ऑफ द रिमाइंडर ऑफ द स्टडी, ये थोड़ा सा उसमें ओवरव्यू देगा, फिर चैप्टर 2 आ जाता है। चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन के बाद और उसकी इम्पोर्टेंस के बाद या फिर उसकी जो है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी उसने उसी के अंदर एक्सप्लेन कर दिया है इंट्रोडक्शन के अंदर, और ओवरव्यू भी उसने एक्सप्लेन किया है उसके अंदर, और इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी भी उसने उसी के अंदर एक्सप्लेन की है। तो उसके बाद वो लिटरेचर रिव्यू पे आ जाता है। लिटरेचर रिव्यू में इन ऊपर वाली जितनी भी इंट्रोडक्शन में चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं उन सारी चीज़ों को मज़ीद डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। उसके लिए लिटरेचर रिव्यू का उसने अलग से इंट्रोडक्शन लिखा है कि रिसर्च स्टडीज ऑन इमोशनल रिस्पॉन्सेज टू टाइपोग्राफी आर वेरी लिमिटेड। However, typography and emotions have been studied separately, creating a solid research foundation to relate to and develop further studies on the relationship between the two subjects. ठीक है? तो ये वही टाइपोग्राफी की बारे में बता रहा है कि जो डिजाइनिंग में हम यूज कर रहे हैं टाइपफेस वगैरह, तो उसके साथ
इमोशंस जो है वो लाजमी इन्वॉल्व होनी चाहिए, और जिस तरह का आपका जो स्टाइल होगा राइटिंग का, वो उसके अंदर टाइपफेस के अंदर भी वो स्टाइल नजर आना चाहिए। First, typography details a brief history of typography and the previous research into the subject. Emotion when advertising provides research into the concept of emotion. Various studies help to provide a foundation to use emotions to study the emotional response. यहाँ पे वो मतलब वही ये बता रहा है कि कुछ हिस्ट्री के बारे में भी डिस्कशंस की जाएंगी और कुछ वेरियस रिस्पॉन्सेज वगैरह भी लिखे जाएंगे, ताकि जो है वो टाइपोग्राफी की इम्पोर्टेंस को मजीद रियलाइज करवाया जा सके। फिर वो टाइपोग्राफी की बात कर रहे थे, द लिटरेचर रिव्यू बिगिंस विद द हिस्ट्री एंड वेरियस मूवमेंट्स इन टाइपोग्राफी। तो वो अपने लिटरेचर रिव्यू के इंट्रोडक्शन में बता रहा है कि यहाँ से इसके अंदर वो हिस्ट्री को भी डिस्कस करेगा और उसके वेरियस मूवमेंट्स को भी डिस्कस करेगा। रीडेबिलिटी, एलिजिबिलिटी एंड कंप्रीहेंशन सेक्शंस हेल्प्स टू हाईलाइट द फाउंडेशन ऑफ टाइपोग्राफी रिसर्च। तो ये उन रीडेबिलिटी वगैरह या एलिजिबिलिटी वगैरह को भी टाइपोग्राफी के हवाले से डिस्कस करेगा, ताकि उसका लिटरेचर रिव्यू मजीद स्ट्रॉन्ग हो। तो ये अपने लिटरेचर रिव्यू का इंट्रोडक्शन देने के बाद वो डायरेक्ट आ जाता है, स्टार्ट करता है हिस्ट्री से एक्सप्लेन करते हुए कि टाइपोग्राफी कहाँ से स्टार्ट हुई, क्या चीज़ें हैं, किस तरह के हैं, कौन कौन से फ़ॉन्ट स्टाइल हैं, किस तरह के टाइप्स के फ़ॉन्ट्स यूज़ हो रहे हैं, और तो कौन कौन सा फ़ॉन्ट कब इंट्रोड्यूस करवाया गया, ये सारा कुछ इसके अंदर अपनी हिस्ट्री में एक्सप्लेन करेगा। ठीक है। फिर रीडेबिलिटी, लेजिबिलिटी एंड कम्प्रीहेंशन ऑफ टाइपोग्राफी। तो हिस्ट्री के साथ साथ वो रीडेबिलिटी किस तरह से मैटर करती है, कौन से फॉन्ट्स की रीडेबिलिटी ज़्यादा होती है, कौन से की कम होती है, कितने साइज का फॉन्ट होता है तो वो हेडिंग्स में यूज होता है, कितने साइज का फॉन्ट होता है तो वो पैराग्राफ टेक्स्ट में यूज होता है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करेगा। ठीक है। और वो बकायदा विद रेफरेंसेस हर चीज़ की बात कर रहा है, और उसकी आप अगर इसको डिटेल से स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि वो पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के मुताबिक चीज़ों को लेके चल रहा है। तो जो कि शो कर रहा है कि उसका अपने इस सब्जेक्ट के ऊपर कितना ज़्यादा अच्छा ग्रिप है। ठीक है। तो ये सारी उसने इस तरह की, तो ये कुछ उसने फॉन्ट के स्टैंडर्ड साइजेस वगैरह दिए हुए हैं पॉइंट्स वगैरह के मुताबिक, 10 पॉइंट रोमन, लोअर केस 12, पिक अ लाइन विड्थ, 2 पॉइंट लीडिंग, इस तरह से ये सारी चीजें उसने एक्सप्लेन की। जब आप इस डॉक्यूमेंट को डिटेल से पढ़ेंगे तो फिर आपको इसकी समझ आएगी। फिर हमारा मकसद इसकी सारी की सारी थ्योरी को स्टडी करना नहीं है, हमारा मकसद जो है वो थीसिस को पूरे पूरे थीसिस को चैप्टर्स में कैसे डिवाइड करना है वो हम देखते हैं इसके अंदर। ठीक है। तो फिर ये सारी चीजें आगे एक्सप्लेन कर रहा है टाइपोग्राफी के हवाले से, रीडेबिलिटी वगैरह। फिर टाइपोग्राफी एंड कलर कॉम्बिनेशंस किस तरह के होते हैं, उनका क्या ताल्लुक होता है आपस में, वो चीज़ें इसने एक्सप्लेन की हैं। ये लिटरेचर रिव्यू है सारा, ये एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है जो कि आपने कलेक्ट की हैं, और उनको अब आप अपने नॉलेज और अपने गुड इंफॉर्मेशन के तौर पे आगे एक्सप्लेन कर रहे हो। ठीक है। टाइपफेस पर्सनैलिटी, हर टाइपफेस की एक पर्सनैलिटी होती है। बोल्ड फॉन्ट अलग पर्सनैलिटी रखता है, लाइट फॉन्ट अलग पर्सनैलिटी रखता है, स्क्रिप्ट अलग पर्सनैलिटी रखता है। तो वो सारे भी उसने इसके अंदर एक्सप्लेन किए हैं। और टाइपफेस मेमोरेबिलिटी, टाइपफेस मेमोरेबिलिटी का मतलब है कि भी टाइपफेस और का आपकी मेमोरी के साथ किस तरह से रिलेशन बनता है, कि किस तरह का टाइपफेस होगा तो आप उसको देख के आपको एक खास किस्म, जैसे ऊपर मालब्रो की एग्जांपल डिस्कस की गई थी, या यूनिलीवर कहीं पे भी लिखा आएगा तो आप उसको देख के फौरन मेमोराइज कर सकोगे कि ये यूनिलीवर ही लिखा हुआ है। तो टाइपोग्राफी इन ब्रांडिंग किस तरह से अपना रोल प्ले करती है, वो सारी चीजें इसने डिस्कस की है। ठीक है। और यहाँ पे और भी चीजें समरी में जो है वो सारी चीज को समराइज करके बता देगा। This section looked at the wide range of typography-related topics, starting with the history of typography, followed by the readability, legibility, and comprehension of typography and color, as well as typeface personality and typeface memorability were discussed. Finally, this section detailed the literature on typography and branding. तो उसने पूरा अपना जो लिटरेचर रिव्यू था उसकी समरी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, जो कि बहुत अच्छा एक जेस्चर है। आप भी अगर अपने कोई रीडर आपकी पूरी जो है वो रिपोर्ट पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रखता
वो जस्ट जानना चाह रहा है कि आपने क्या किया है, तो वो समरी उसके लिए एक इंटरेस्टिंग पार्ट होगा कि समरी को पढ़ के उसको पता चल जाए किस तरह से है। नेक्स्ट आपके पास है इमोशंस एंड एडवर्टाइजिंग। अच्छा सॉरी, नेट कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया था। तो यहाँ पे सारी चीजें हमने देखी हैं कि समरी भी उसने एक्सप्लेन कर दी। फिर इमोशंस एंड एडवर्टाइजिंग के हवाले से भी वो बात कर रहा है कि एडवर्टाइजिंग में इमोशंस का क्या रोल है और किस तरह से ह्यूमन साइकोलॉजी किसी भी एड्स को देखने के बाद किस तरह से रिस्पॉन्स करती है। तो एड्स के अंदर जो है वो ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ बहुत ज्यादा प्ले किया जाता है। कहाँ पे आपने जो है वो फनी फनी थीम के साथ चलना है, कहाँ पे आपने सैड थीम के साथ चलना है, कहाँ पे आपने जो है वो एक हाइप क्रिएट करनी है, कहाँ पे आपने जो है वो एकदम अट्रैक्शन लेके आनी है। तो ये सारी चीजें साइकोलॉजी के साथ इंटरलिंक्ड होती हैं। तो जब आप ह्यूमन साइकोलॉजी को एडवर्टाइजिंग के साथ जोड़ते हो तो आप काफी ज्यादा बेहतर एड्स क्रिएट कर सकते हो जिनका रिस्पॉन्स भी आपको ज्यादा आ सकता है। तो ये सारी चीजें उसमें इसी हिसाब से डिस्कस की हैं उसने। और ये सारा इसके अंदर मेंशन किया हुआ है। अगर मैं बल्कि ये थीसिस एज ए रेफरेंस आपको शेयर भी कर दूंगा ताकि आप इसको पढ़ें और चेक करें कि किस तरह से एक टॉपिक को डिटेल्ड डिस्कस किया गया है। और आप अपना टॉपिक जो थीसिस में चूज करने जा रहे हैं उसको आपने किस तरह से डिस्कस करना है। टाइपोग्राफी एंड इमोशंस की बात हो रही है, पहले एडवर्टाइजिंग एंड इमोशंस की बात हो रही थी, फिर लिमिटेशंस ऑफ द करंट बॉडी ऑफ लिटरेचर। तो यहाँ पे वही बात आ गई कि लिमिटेशंस आपने जरूर मेंशन करनी है कि कहाँ कहाँ पे किस किस एरिया में आप का ये रिसर्च वर्क जो है वो किन किन चीज़ों को एड्रेस नहीं करेगा, ताकि उनके बारे में आपसे क्वेश्चनिंग ना की जाए। और आप यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर दें कि किन किन टॉपिक्स के बारे में आप का ये रिसर्च टॉपिक जो है वो लिमिटेड है और कौन कौन से टॉपिक्स आपकी एरिया ऑफ स्टडी के स्कोप से बाहर है, और वो रेलिवेंट होने चाहिए और लॉजिकल होने चाहिए, क्योंकि वो पता लगे कि वाकई ही वो आपके एरिया ऑफ स्टडी के स्कोप से बाहर है। ये नहीं कि भी आपका सब्जेक्ट के साथ कोई बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज कनेक्टेड है लेकिन आप उसको जो है वो लिमिटेशंस में डाल दें कि नहीं इसको जो है वो आप एड्रेस नहीं करेंगे। तो इस तरह से भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। और फिर करंट रिसर्च के बारे में उसने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के बारे में बता रहा है। फिर परसेप्शन थ्योरी के बारे में बता रहा है कि किस तरह से टाइपोग्राफी की थ्योरी वगैरह है या इफेक्ट थ्योरी जो है वो कौन कौन से थ्योरेटिकल एरियाज जो हैं वो टाइपोग्राफी से रिलेटेड डिस्कस करने के काबिल हैं, वो सारे उसने इसमें बताएंगे। फिर उसने हाइपोथेसिस की बात की है कि हाइपोथेसिस आप शुरू में भी दे सकते हैं इंट्रोडक्शन के बिल्कुल बाद, या अगर लिटरेचर रिव्यू है उसके बाद भी दे सकते हैं। लेट्स इसका पढ़ते हैं कि इसका हाइपोथेसिस क्या है कि इमोशनल रिस्पांस टू टाइपफेस इन एडवर्टाइजमेंट हैज नॉट प्रीवियसली बीन स्टडीड। मतलब सबसे पहली लाइन उसने ये की है कि मोस्टली ब्रांड्स जो हैं वो टाइपोग्राफी के हवाले से जो इमोशनल फीलिंग्स होती हैं या इमोशन टाइपोग्राफी की जो इमोशनल इम्पोर्टेंस है उसको वो कंसिडर नहीं रखते और अपने ब्रांड के साथ किसी भी किस्म का फॉन्ट उठा के लगा देते हैं और ये नहीं देखते कि वो इस की ब्रांड की इमोशंस के साथ या इसकी ब्रांड की फीलिंग्स के साथ सूट कर भी रहा है या नहीं कर रहा। In a review of the literature, typefaces eliciting emotion was discussed in the context of practical application of typography. However, empirical research on emotional response to typography was minimal. The following research question was explored in this study. Will the typeface contained in an advertisement elicit an effective response? तो अपने ये उसका एक रिसर्च क्वेश्चन है और उसने अपने हाइपोथेसिस में अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है और अपने टॉपिक की इम्पोर्टेंस को भी साथ ही उसने समझा दिया है कि मोस्टली ब्रांडिंग में टाइपोग्राफी की जो इमोशनल इम्पोर्टेंस है उसको कंसिडर नहीं किया जाता। तो लिहाजा आप इस चीज़ के बारे में वर्किंग कर रहे हैं और
अपने प्रोजेक्ट की मदद से आप इस चीज़ को रियलाइज़ करवाएँगे कि टाइपफेस का या टाइपोग्राफी का जो इमोशनल इम्पैक्ट है वो ब्रांड के साथ बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। ये सारी चीज़ें मज़ीद उसने एक्सप्लेन की हैं इस तरह से। फिर अगेन उसने इसको समराइज़ कर दिया है, इसकी समरी उसने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है? तो चैप्टर 3 में मेजरिंग इमोशनल रिस्पॉन्सेज़ टू टाइपोग्राफी के बारे में वो बात करेगा। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो अभी तक के लिए आप इसको इतना ही रखें। तो ये थीसिस जो है वो इसको एक्सप्लेन करने के बाद मैं एज़ एन डॉक्यूमेंट भी आपके क्लास लेक्चर्स में अटैच कर दूँगा। तो फिर भी इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन हो अपने थीसिस राइटिंग के हवाले से तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।